आपको एक बात पूरा रिकैप देता हूँ ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। हम बात कर रहे हैं आज एटॉमिक नंबर की, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर कोई ऑथेंटिक चीज है एटॉमिक नंबर, ऑथेंटिक एटॉमिक नंबर में, तो वो ऑथेंटिक पार्ट होता है इसका सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर एटॉमिक नंबर पता हो तो हम आगे बढ़ते हैं एटॉमिक मास की तरफ। एटॉमिक मास इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस का जो मास है वो एटॉमिक मास की वजह से होता है, क्योंकि हम जानते हैं न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज तो है नहीं, लेकिन इसका मास लगभग वही है जो कि एक प्रोटॉन का एक प्रोटॉन का होता है। इसीलिए ओवरऑल मास हमारा ऐड होने वाला होता है, न्यूक्लियस का मास ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसे एटॉमिक मास कहते हैं। एक तरीका किस तरीके से एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर, कहाँ लिखते हैं एटॉमिक मास, मैंने उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जैसे आप कोई भी जूता या चप्पल खरीदते हैं और जूते और चप्पल का हमेशा नंबर होता है, इसीलिए एलिमेंट के चरणों में, चप्पल हम नीचे पहनते हैं हमेशा, इसीलिए एलिमेंट के चरणों में एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। और एटॉमिक मास में आपको दिखाई दे रहा है, मैंने ब्रैकेट बना रखा है माँ के ऊपर, माँ दिखाई दे रही है और माँ का दर्जा ऊपर होता है, इसीलिए एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यू टॉपिक है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोटोप्स 9th क्लास से पढ़ा था हम लोगों ने, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर उसका एटॉमिक मास कैसा होता है, डिफरेंट, उससे आइसोटोप्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इन्होंने कह दिया 1H1, 1H2, 1H3, ये तीनों इसके आइसोटोप्स हैं। यहाँ पे ये तीनों के तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। ऐसे ही 7 and 14, 7 and 15, इस ये आइसोटोप्स है नहीं, जल्दी बोलो, क्या ये आइसोटोप्स? यस सर। यस सर। बताइए क्यों है ये आइसोटोप्स, ये बताओ पहले तो, ये आइसोटोप्स क्यों है? Because they have same atomic number but different सेम mass. एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। करेक्ट करेक्ट, इनका भी एटॉमिक नंबर तो सेम ही है मगर क्या डिफरेंट है, इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। आइसोटोप्स के बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स की डेफिनेशन जस्ट इसके ऑपोजिट है। बताओ क्या लिख कर आओगे, आइसोबार्स क्या हुए? डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। यानी कि एटॉमिक मास कैसे हो गए, सेम हो गया, मगर इस केस में क्या डिफरेंट हो गया, और डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। और आइसोबार्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग n नंबर ऑफ एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे आर्गन की बात करें तो 18 आर्गन 40 भी है, और कैल्शियम जो होता है हमारा 20 कैल्शियम 40 भी होता है। दोनों का क्या चीज सेम है, आपको दिख रहा होगा, Atomic mass. दोनों का एटॉमिक मास सेम है, मगर क्या चीज ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो गई, इनकी ऑटोमेटिकली आपकी एटॉमिक नंबर क्या होगी, डिफरेंट होगी। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes sir. Yes, sir. अब आइसोटोप समझ आ गया, आइसोबार समझ आ गया, इसके बाद एक टॉपिक आता है आइसोटोन्स। अब साउंड सुनना, एक फोनिक्स जैसी आवाज आ रही है, टोन्स, न्यूट्रॉन्स, एन भी दिखाई दे रहा है ना इसके अंदर आपको, तो ध्यान रखना आइसोटोन्स की पहचान ही यही है। कहता है ये वो एलिमेंट्स है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो क्या कंटेन करते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद रहेगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं, Same. सेम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम बात करें, आपके पास ये दिया हुआ है 6C14 और आपको दिया हुआ है 7N15, ना तो ये आइसोटोप्स है ना ये आइसोबार्स है। चेक करें जरा इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन, कितने कितने प्रोटॉन, कितने कितने न्यूट्रॉन है, जल्दी बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते जाओ। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, बताओ कितने न्यूट्रॉन, 14 - 6 कितना हो गया, 8। बताओ इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 7 प्रोटॉन 7, और कितने न्यूट्रॉन, 15 - 7 8। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई कि इसके अंदर न्यूट्रॉन सेम है, इसीलिए Yes. क्या है ये आइसोटोप। आ गई सर। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता 8O16, तो ये क्या, कौन सी स्पीशी आती है, ये आइसोटोन्स थे या नहीं थे? No sir. अच्छा, नो Yes, ये भी था। Yes. ये भी आइसोटोन है, 8 8 और 16 - 8, Yes. ये भी 8 आ रहा है, ये भी आइसोटोन। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। अब ये भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोटोन्स के साथ ही छोटे छोटे एग्जाम जैसे यूपीट्यू वगैरह ना, उसमें पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
आइसोटोन्स के बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक। ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? एक मिनट रुको। अब ठीक है। सर एक बार आइसोटोन्स वापस बता दीजिए, मैं लैग कर रहा था। एक सेकंड बताता हूँ। देखो आइसोटोन, अब क्लियर है मेरी आवाज? यस सर क्लियर। देखिए आइसोटोन्स का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स, मगर उन सभी एलिमेंट्स के अंदर जो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। जैसे 6C14, 7N15, 8O16, इन सब के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाले। तो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6, तो प्रोटॉन भी 6 होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे ऑटोमेटिकली? 14 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 8। When we talk about 7N15, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कितने? 7, प्रोटॉन कितने? 7, कितने न्यूट्रॉन? 15 - 7 दैट इज 8। अब व्हाट अबाउट 8 और 16, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8, कितने प्रोटॉन? 8, बताओ कितने न्यूट्रॉन्स? 16 - 8। So in all the three cases, irrespective of the name of the element, all of them contain same number of neutrons. Am I clear? ओके यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया आइसो। आइसो का मतलब आप समझना, आइसो जब भी कहा जाता है तो आइसो मतलब होता है सेम। और आइसो क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे ऐसी स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज मतलब एनी एलिमेंट, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ electrons in them are known as isoelectronic species. Am I clear to all? एलिमेंट अलग होंगे। एलिमेंट अलग होंगे और एलिमेंट अलग होने के बावजूद हम चेक करेंगे क्या इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, नंबर सेम आ रहा है, तो हम बोल देंगे यस द स्पीशीज आर आइसो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तभी सेम होगा ना जब एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब मान लो वो आयन होता तो, है ना? आयंस भी आयन स्पीशीज लिखा ना मैंने, वर्ड क्या लिखा? स्पीशी। स्पीशी का मतलब क्या होता है? इट कैन बी एन आयन, इट कैन बी एन एटम, इट कैन बी अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज वेल। ठीक है बेटे, बात समझ आ रही है? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको कह दिया O2-, मैंने लिख दिया Al3+, मैंने लिख दिया Ne, मैंने लिख दिया F-, मैंने लिख दिया Mg2+। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और क्यों? भैया please can you explain it again? I'll explain, let others answer. चलिए बताइए O का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। 8 और ऊपर चार्ज क्या है? 2-, इट मींस इट हैज एक्सेप्टेड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स। What is the atomic number of aluminium? 13। 13. And what has it done? लूज लूज कर दिए 3 इलेक्ट्रॉन। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। नियॉन इज अ नोबल गैस। यस सर। इसका एटॉमिक 9 नंबर होता है एटॉमिक नंबर। भाई साहब 10 होता है। 9 तो फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। एंड इट हैज एक्सेप्टेड 10 इलेक्ट्रॉन। 10. Magnesium's atomic number is 12। and what it has done? It has Given 2 electron. given 2 electrons. So the number of electrons would be 10. 10. तो क्या मैं एक स्वर में कह सकता हूँ कि ये जो भाई साहब आप बना रहे हो, ये जितने भी आप बना रहे हो, these are isoelectronic species? यस सर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई isoelectronic वाली? Please raise your hand once. यस सर आ गई सर। Please raise your hand and confirm. Good. Roshni, now it is clear. Yes भैया। So you have to raise your hand. अबे समझ आया बेटे? अबे समझ आ गया? अबे गेम खेल रहा है मुझे लग रहा है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आप लोगों से। अगर यहाँ पे CO लिखा होता और यहाँ पे N2 लिखा होता तो बताओ क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या? इन दोनों की बात कर रहा हूँ। यस सर। कैसे पहचाना आपने? कैसे पहचाना ये? 14 है। बहुत बढ़िया प्रतीक, वेरी गुड। कैसे पहचाना आपने 14? ये कार्बन है
इसका एटॉमिक नंबर 6, ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में, राइट। और N2 कितना होता है? N कितना होता है? 7 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने लोगों को ये पूरी बात समझ आ गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाली? आ गई सर, आ गई। अब गलती तो नहीं करोगे मॉलिक्यूल की टर्म्स में और इवन नहीं सर, न्यूट्रल आयन की टर्म्स में, न्यूट्रल स्पीशी की टर्म में गलती तो नहीं होगी? नो सर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसपे आप लोग बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर कर पाओगे। उसने कहा, एक क्वेश्चन दिया आपको और कहा कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 35 Br 80। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा, क्विकली। व्हाट इज द आंसर? इलेक्ट्रॉन 35 सर डन हो गए सर। सर Done भैया. 35 तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड प्रोटॉन भी 35 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन्स को हम 45 माइनस कर देंगे। 45 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 35, 45 प्रोटॉन 35 एंड न्यूट्रॉन इज 80 minus 35 that is माइनस equals to 45 आ गया सभी का? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे आ जाओ। अब मैंने कह दिया यही सेम चीज निकाली है आप लोग, और आपको एलिमेंट दे दिया यूरेनियम, दैट इज 92 यूरेनियम 238। जनरली 235 होता है, लेकिन आपको कह दिया 92 यूरेनियम 238। इसमें इलेक्ट्रॉन सर इलेक्ट्रॉन्स 92 हैं, Sir, done. प्रोटॉन भी 92 हैं हो गया एंड न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 238 माइनस 92। सर 146 आ जाएंगे न्यूट्रॉन। 146 आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? सर आ गई। आ गई सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अब उसने थोड़ा सा इसमें ट्रिक कर दी। क्या ट्रिक कर दी? अब उसने एक टेबल दे दिया आपको, और क्या लिखा यहाँ पे? लिख दिया उसने कुछ एलिमेंट्स के नाम, जैसे नाइट्रोजन एटम लिख दिया, कैल्शियम आयन लिख दिया, ऑक्सीजन एटम लिख दिया, और ब्रोमाइड आयन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ऊपर मास नंबर, यहाँ लिख दिया उसने एटॉमिक नंबर, यहाँ लिख दिया उसने प्रोटॉन्स, यहाँ लिख दिया ब्रोमाइड आयन। हाँ ब्रोमाइड आयन, न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पर आ गए आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यू लिख रहा हूँ, कुछ खाली स्पेसेस है। एटॉमिक नंबर खाली, प्रोटॉन्स खाली, न्यूट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7, कैल्शियम आयन का ये खाली, ये 20, ये खाली, ये 20, ये खाली। यहाँ पे लिख दिया 16, यहाँ पे लिख दिया 8, ये खाली, ये खाली और ये खाली। ब्रोमाइड आयन में ये खाली कर दिया, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये 45 और ये 36। उसने कहा कंप्लीट द टेबल। आपको मैंने 1 मिनट दिया सभी को, बिना बात किए, कोई आंसर नहीं बोलेगा। सभी लोग को 1 मिनट दिया है, इसको टेबल कंप्लीट करिए सभी लोग, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बताइएगा, कौन बताएगा पहले? सर हो गया। Done भैया. बताइए पहले का आंसर जल्दी से। क्या कह दिया उसने? न्यूट्रॉन कितने हैं? 7, इलेक्ट्रॉन 7, यानी एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 7। सही है। प्रोटॉन कितने? 7, और मास नंबर कितना हो गया इसका? 14। यही आ रहा है सभी का? बच्चों आंसर क्या क्या आ रहा है आप लोगों का? बोलते जाओ। सर सोडियम का सोडियम का मास नंबर तो 14 आ रहा है। सोडियम एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन, 7। इट इज नाइट्रोजन। सोडियम नाइट्रोजन है। 14 7 7 7 7। सबका ही आ गया। अब Yes, sir. कैल्शियम की sir. बात कर रहे हैं। कैल्शियम में 40 प्रोटॉन्स 20, एटॉमिक नंबर 40 है ना, तो प्रोटॉन्स भी 20, मास नंबर 40। इलेक्ट्रॉन्स भी 20 और मास नंबर 40 आ रहा है। आ गया। बताओ ऑक्सीजन में क्या किया आपने? यस सर। बाकी सब 8 हैं। सब 8 है। बताओ यहाँ पर क्या होगा? मास नंबर 81 81 then Mass 36 36 प्रोटॉन्स कितने? 36 36। एक्सक्यूज मी सर। रॉन्ग। और
प्रोटॉन कैल्शियम के आयन के इलेक्ट्रॉन्स बहुत 18 बढ़िया। आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो Ca2+ आयन होता है हमारा, कैल्शियम 2+ आयन, ठीक है ना। कैल्शियम का एटॉमिक सर इलेक्ट्रॉन्स 18 आएंगे। सुनिए, कैल्शियम 2+ में इलेक्ट्रॉन, मैं ये चेक कर रहा था कि आप लोग क्या बोल रहे हैं और क्या आप आंसर लिखते जाते हैं। कैल्शियम के अंदर 2+ आयन बनता है, आयन वर्ड इस्तेमाल किया है, तो ऑब्वियस ही बात है 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं। और ब्रोमाइड आयन क्या होता है, Br-, ठीक है। अगर ये Br- है तो इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, बाहर से एक्सेप्ट किया है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो आप मुझे बताओ प्रोटॉन्स कितने हैं, 35, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 36। आप मुझे बताओ मास नंबर क्या है, ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को जोड़ के मास नंबर निकलता है, कितना आना चाहिए, जल्दी बोलो। 35 और 45 कितना आता है, 80 आएगा ना, 81 कैसे, यस ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, जल्दी बताओ, एटॉमिक नंबर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। 35. कितने लोगों का ये पूरा क्वेश्चन ठीक था, प्लीज रेज योर हैंड, जिनका पूरा क्वेश्चन ठीक था, एक भी गलती नहीं थी। वासु का बिल्कुल ठीक था, वेरी गुड। बाकी लोगों को जो गलतियां थी वो गलतियां समझ आ गई सभी को, ये बताइए। यस मिस्टेक्स क्लियर हो गई ना। सर, बस वो कैल्शियम वाली गलती थी, बाकी तो सही। हाँ आयन है ना, आयन वाले गलत। आयन का हमें ध्यान रखना, आयन की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे Yes, की sir. बात, आगे की बात सुनिए। अब वो कह रहा है, इसके आगे कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीशी, क्या क्या देखा आपको, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीशी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 18, 16, 16 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उसने कहा असाइन कीजिए इसको प्रॉपर सिंबल, इस एलिमेंट को, ये आयन को जो भी है ये, इसको प्रॉपर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखकर दिखाइए, ये कौन सा आयन है, कौन सा न्यूट्रल एटम है, ये क्या है, ये बताना है आपको, ठीक है। बहुत आसान सा 2+ आयन. 2+, अच्छा सर 2 सल्फर और 2 माइनस. 2 माइनस. सर सल्फर 2-, सल्फर 2-, अच्छा। आपने कैसे पहचाना, प्रोटॉन 16 है तो ऑब्वियस सी बात है इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 16 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 16। Yes, sir. समझ आ गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 16 है। अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन 18 है, ऑब्वियस सी बात है अगर ये न्यूट्रल होता, न्यूट्रल एटम होता, तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने क्या होते, न्यूट्रॉन. अच्छा, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन. एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हैं इस केस में, इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे 18 बैठ रहे हैं। 18 कैसे हुए होंगे, इसने इट हैज बोरोड, इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से बोरो किए हैं, गेन किए हैं, बोरोड किए हैं, गेन किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन है, राइट। कितना है उसका एटॉमिक नंबर, 16, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 18, और उसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 16। तो इसका एटॉमिक मास भी निकाल लो हाथों हाथ, एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितने हैं प्रोटॉन, 16, कितने हैं न्यूट्रॉन, 16, यानी कितना हो गया, 32। तो मेरे पास एटॉमिक मास तैयार है, मेरे पास एटॉमिक नंबर तैयार है। तो इस एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट वुड बी लाइक दिस, कि जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो ऐसा हो जाएगा, x एटॉमिक नंबर नीचे लिखा आता है, तो एटॉमिक नंबर हो गया नीचे 16, एटॉमिक मास हो गया ऊपर। सर लेकिन अगर हमें प्रॉपर सिंबल बोला है तो हमें ऐसे नहीं यूज करना चाहिए। अभी बताऊंगा, वो बताऊंगा, वहां पहुंचूंगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, जल्दी बोलिए, चार्ज इज 2 नेगेटिव। 2 माइनस. तो अब 2 ये जो माइनस। x है जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, वो हम सभी जानते हैं कि आपके पीरियोडिक टेबल में 16 एटॉमिक नंबर वाला सल्फर होता है। तो आंसर वुड बी 16, 32 एंड चार्ज वुड बी 2 माइनस। 2 माइनस। दिस इज द सल्फर आंसर। 2-। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई, आ गई सर। अब ये गलती तो नहीं आगे होगी, सर। ये गलती तो नहीं होगी कोई भी ऐसे वाले क्वेश्चंस में, ये सबसे आसान बेसिक क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये अभी तक हमने जो पढ़ा ये सिर्फ 9th का ही था, 9th और 11th का मतलब टच हो रहा है खाली। 11th का अब शुरू होता है हमारा मेजर पोर्शन, जो आपको लगेगा कि हाँ कुछ हम 11th का पढ़ना शुरू किया हमने। अब पहला जो टॉपिक या पहला जो कंसेप्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं आज, उस कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक वेव थ्योरी। कुछ आइडिया है इसके बारे में, क्या होती होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, क्या है? No, sir. क्यों बताया? Light travels in form of waves. ठीक है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताया होगा। बताया होगा, बिल्कुल ठीक है। ट्राई करो एक बार, क्या 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 उसने सलाह दी होगी, क्या चीजें कही होंगी। सर सबसे पहले तो उसने बताया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वो फोर्स नहीं होती, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। वेव्स होती हैं, अच्छा। देखो आपका जो नाम से तो कंसेप्ट है यही ना, समझ में आ रहा है। आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत नहीं है, ठीक है। हुआ क्या था कि जब बोर ने मॉडल दिया ना, बोर ने मॉडल ऑफ एटम दिया, तो उस दौरान रदरफोर्ड ना कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि जब कोई भी चीज रेडिएट करती है ना बच्चों, जैसे हम कह रहे हैं पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो अपने में से एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे, तो एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे तो उन वेव्स को आप ग्राफ की फॉर्म में रीड कर सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, जिन ग्राफ्स को हम जनरली स्पेक्ट्रम कह देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा व्हाइट लाइट सन की वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, जिसको हम लोग रेनबो कह देते हैं, वो भी स्पेक्ट्रम है, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो जो Yes, sir. स्पेक्ट्रम बन रहा है बेसिकली वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं, कि यहाँ पे व्हाइट लाइट स्प्लिट हो गई 7 कलर में, जिसको हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या कारण है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की शुरुआत तब एक और थ्योरी से इनिशिएट की गई, जिसको हम लोग जो दी थी बेसिकली आपके मैक्सवेल ने। किसने दी थी ये थ्योरी? स्टार्टिंग अगर कहा जाए, इसका जो स्टार्टिंग इनिशिएटर थे वो थे आपके जेम्स मैक्सवेल, जेम्स सी मैक्सवेल, ठीक है ना। इन्होंने इसको इनिशिएट किया था लगभग 1800 सेंचुरी में, एग्जैक्ट तो मुझे भी ईयर याद नहीं है, शायद 1864 1865 ऐसे ही उन्होंने ये डिस्कवरी की थी, ठीक। तो इन्होंने इसको नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और उन्होंने एक कुछ बातें रखी। उसने कहा ऐसा है कि अभी तक जो हम मानते चल रहे हैं कि एनर्जी एमिट होने के लिए एक सोर्स चाहिए, मानते हो ना ये बात? अगर मैं टॉर्च जला रहा हूं तो टॉर्च में बल्ब से एनर्जी निकल रही है, जिसको हम लोग लाइट एनर्जी कहते हैं। बात क्लियर है? मानते हो या नहीं मानते? Yes, sir. अगर मैं किसी गीजर को चला रहा हूं या हीटर को चला रहा हूं तो हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग रॉड गर्म होती है, और गर्म होने के बाद अपने में से गर्म हवा छोड़ती है, गर्म रेडिएशन छोड़ती है, तो अगेन फिर एक सोर्स है। सोर्स है या नहीं? यस सर। तो उसने कहा कि पहली बात तो ये है कि जो भी एनर्जी एमिट हो रही है, एनर्जी जो एमिट हो रही है, इट रिक्वायर्स अ सोर्स। इसे क्या चाहिए? इट रिक्वायर्स अ सोर्स। और जो सोर्स एनर्जी एमिट कर रहा है, जो ये सोर्स एनर्जी रेडिएट कर रहा है, पहला वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगा रेडिएट, मतलब बाहर निकाल रहा है, इस एनर्जी को नाम दिया गया रेडिएंट एनर्जी। क्या नाम दिया गया? रेडिएंट एनर्जी। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे आप कभी नोटिस करते हैं, आप किसी हीटर के पास बैठे हो तो आपको बड़ा गर्मी सी लगने लगती है, ठंड में भी गर्मी लग रही होती है, क्यों? क्योंकि हीटर का हीटिंग एलिमेंट लगातार क्या रेडिएट कर रहा है अपने में से? जल्दी बोलो। हीट एनर्जी कंटिन्यूअसली छोड़ रहा है, ऐसा तो नहीं अभी छोड़ रहा है फिर रुक गया, फिर छोड़ रहा है फिर रुक गया, नहीं, वो लगातार अपने में से एनर्जी क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो उसने भी यही बात कही मैक्सवेल ने। उसने कहा जो भी सोर्स होती है, चाहे वो हीटिंग रॉड है या बल्ब है या कोई भी आप सब्सटेंस ले लीजिए जिसमें आपने करंट पास किया, वो करंट पास करने के बाद अपने में से लगातार कंटिन्यूअसली क्या करेगा? रेडिएशंस छोड़ेगा, और इस रेडिएशंस को हम एनर्जी की टर्म्स में रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? हो गया सर। सभी को क्लियर है पहला पॉइंट? जल्दी बोलिए। Yes, sir. ठीक है। दूसरा पॉइंट आप 10th में पढ़कर आए हो। उसने कहा देखो, अब जो रेडिएंट एनर्जी है, ये वैसे 9th में पढ़ी होगी आप लोगों ने, एनर्जी ट्रैवल करती है। भैया एक बार रिपीट कर दो। फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा। जैसे एक गरम गरम कोयला आप ले आए, ठीक है ना, ये कोयला बिल्कुल रेड हॉट, आपने कोल पीस ले लिया,
तो ये रेड हॉट कोल पीस जो है ये अपने में से क्या करेगा, ये चारों तरफ रेडिएशंस को एमिट करेगा, करेगा नहीं करेगा, ये बताओ पहले। यस भैया। क्या ये अपने तरफ चारों तरफ जो है ये रेडिएशन sir, छोड़ेगा या करेगा। नहीं छोड़ेगा, ये लगातार रेडिएशन छोड़ेगा। और जो ये रेडिएशन छोड़ेगा इस एनर्जी की फॉर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो रेडिएंट एनर्जी को लिबरेट होने के लिए, एमिट होने के लिए आई नीड व्हाट, आई नीड अ सोर्स। ठीक है बेटे, ओके भैया। ओके। अब हम जो ये बात कर रहे हैं कि भाई जो हीटिंग, मान लो ये एक हीटिंग अलॉय था, एक हीटर बना दिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से, इसमें मैंने करंट पास किया तभी तो ये हीटिंग एलिमेंट हीट हुआ। मानते हो इस बात को या नहीं मानते हो? ये हीटिंग एलिमेंट पहले गर्म होगा और गर्म होने के बाद ये अपने में से क्या करेगा, हीट एमिट करना शुरू करेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. और ये एमिशन इसलिए हो रही है क्योंकि Yes. क्योंकि इसके अंदर क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। अगर फिजिक्स की भाषा में कहें तो इस जो हीटिंग एलिमेंट की हम बात करते हैं, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो ये करंट को अपने में से पास नहीं होने देता, उसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है, हम लगातार क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर ये करंट में फ्लो नहीं कर पा रही तो क्या होगा, रोकने के कारण जो ऑब्स्टेकल ऑफर कर रहा है ये रेजिस्टर, तो ये एनर्जी को रोक नहीं पाएगा, बल्कि एनर्जी क्या कर लेगी, अपना रूप चेंज कर लेगी। और एनर्जी ने अब कौन सा रूप चेंज कर लिया, अपना हीट एनर्जी की फॉर्म में। Heat energy. अब इसने रास्ता ढूंढ लिया और इसने अपने आप को रेडिएट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये रेडिएशंस बन गई हमारी। अब रेडिएशंस को समझने के लिए आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था साउंड। साउंड में आपने पढ़ा था कि जो भी रेडिएंट एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। बात मानते हो भाई? आया ना? अरे वेव पढ़ा है आप लोगों ने, क्रेस्ट और ट्रफ दो चीजें होती हैं। सेम कहानी आपने 10th में भी पढ़ी थी। उसने कहा जब कोई भी मूविंग चार्ज होगा तो मूविंग चार्ज बॉडी अपने में से दो तरह के फील्ड्स प्रोड्यूस करेंगे। बताओ कौन कौन से फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जल्दी बोलो। Magnetic field, electric field. बहुत बढ़िया, एक होगा मैग्नेटिक फील्ड और एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बोथ द फील्ड्स विल ट्रेवल साइमल्टेनियसली एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेकिन साथ साथ ट्रैवल करेंगे। मतलब मान लो ये वाली अगर मैं बात कर रहा हूं, ये वाला आपका अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस तरीके से अप एंड डाउन ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, आप मुझे बताइए इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि प्लेन में ड्रॉ करना है ना, तो 3D ऐसे ड्रॉ करूं तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये Yes, बाहर sir. ये बाहर स्क्रीन की तरफ, बाहर की तरफ निकल रहा है ये ग्रीन वाला जो है। तो दीज टू फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये और ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। एम आई क्लियर? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये वाला ब्लू वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ग्रीन वाला कौन सा फील्ड हुआ, Magnetic field. तो उसने कहा कि जो हमारी रेडिएशन है ना, जो रेडिएशन है हमारी, वो रेडिएशन, इसके पास दोनों पार्ट होते हैं। रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। रेडिएशन के पास 2 पार्ट है। एक होता है जिसके अंदर उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक कौन सा फील्ड है उसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है। और दोनों के दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. आगे. क्लियर है? अच्छा, अब ये है तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनको ट्रैवल करने के लिए ये जो स्पीड के क्या फॉलो करते हैं, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, ये भी आप जानते हो, ये भी पढ़ी है 9th क्लास में ही आपने। जो रेडिएशन जो होती है इसके अंदर, ये जो रेडिएशन है, दे हैव, बल्कि दे पोजेस प्रॉपर वर्ड होता है, बट दे हैव वेलोसिटी ऑफ लाइट। दे ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एम आई क्लियर? Yes, sir.
ये कहानी समझ आ गई। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इस पॉइंट में है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, दीज ईएम वेव्स और ईएम रेडिएशंस, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, यानी कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सर किसी को कोई डाउट जल्दी बताइए इस टॉपिक में, किसी बच्चे को कोई भी डाउट अगर क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, प्लीज रेज योर हैंड इफ द टॉपिक इज क्लियर टू यू। वेरी गुड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हर तरह की रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। मूविंग चार्ज स्टेशनरी चार्ज कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये क्लियर है सभी को? कृषांश बेटा समझ आया? लक्षित, दिवस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभय और अभय का तो माइक काम नहीं कर रहा, बाकी सबको समझ आ गया? ओके गुड। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको सिखा देता हूँ। वैसे ये भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, लेकिन आपको ये चीज भूल गई होगी, ये भी पक्का है। अगर हम एक वेव की बात करते हैं, वेव, तो वेव के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है? इस वाले को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट और इस वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रॉ। ये पढ़ा था हम लोगों ने, क्रेस्ट एंड ट्रॉ। Yes, sir. यस किसी भी पार्टिकल का अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाती है एम्पलीट्यूड। क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। याद रहेगा, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट जो आप रीच कर सकते हो, तो ओरिजिन से लेके, मतलब बेसिकली एक्सिस से लेके जो हाईएस्ट पॉइंट आप रीच कर सकते हो, वो वेव का क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। याद रहेगा? जल्दी बोलिए। Yes. यस भैया। इसके बाद एक टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो जनरली वेवलेंथ को हम दो फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी। क्या कहा मैंने? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इज लाइक दिस, लैम्बडा, ठीक है? और ये किसके बीच का डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड अ ट्रफ। या किसी ने कहा नहीं हम ट्रफ की बात नहीं करते, हम खाली क्रेस्ट की बात करते हैं, तो हाँ, तो दो क्रेस्ट की बीच की दूरी कर लो। किसकी बात करी हम लोगों ने? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी लैम्डा है। मेरी बात समझ आ रही? करके देखो, सेम ही आएगा, करके देखिएगा। Yes. सेम ही आएगा बच्चों। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ is called wavelength। याद रहेगा? सभी को याद रहेगा बच्चों? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में कुछ चीजें सीखी थी वो आपको याद करनी पड़ेगी। पहली बात तो हम लैम्डा को मेजर कैसे करते हैं, वेवलेंथ को कैसे मेजर करते हैं। वेवलेंथ को जनरली हम लोग मीटर, पिकोमीटर, सेंटीमीटर और एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना? तो आप लोगों को पता है कि अगर वेवलेंथ की बात करें तो अगर एंगस्ट्रॉम हम कहें तो एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। जब हम बोलते हैं 1 पिकोमीटर तो दैट इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर या फिर 10⁻10 सेंटीमीटर। जब बोलते हैं 1 नैनोमीटर तो दैट इज इक्वल्स टू 10⁻9 मीटर। याद रहेगा सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? No, sir. भैया। No, sir. तो ये हम लोगों ने वेवलेंथ के बारे में जानकारी ले ली, ये हमने एम्पलीट्यूड के बारे में जानकारी ले ली। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी भी आप लोग जानते हो, हमारे इंडिया में
जो लाइट आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो ये पर साइकिल की टर्म्स में आती है। किसकी टर्म्स में आती है? पर साइकिल, FPS, या कितनी देर में, एक सेकंड में कितनी साइकिल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की अगर भाषा में बात करें, फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? तो फ्रीक्वेंसी होता है सिंपली नंबर ऑफ वेव्स। कौन सी वेव्स? नंबर ऑफ वेव्स। वेव्स कोई भी हो सकती है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली कितनी सारी वेव्स निकल गई हैं, वो क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। एम आई क्लियर? जल्दी बोलो। जैसे Yes. जैसे इसे ऐसे समझ लो कि एक क्लास में 2 टीचर हैं, एक है टीचर 1 और एक है टीचर 2। जो टीचर 1 है वो थोड़ा सा यंग है और क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करता है, अपने आप को फिट रखता है। और टीचर 2 थोड़ा सा एजेड हो गया और कम अपने आप को फिट रखता है। अब क्या हुआ, दोनों को पनिशमेंट देनी थी बच्चे को, ठीक है ना? इसने काम नहीं किया, बहुत तंग कर रहा था। तो अब एक शर्त थी कि आपको 2 सेकंड में पनिशमेंट फिनिश करनी है, ठीक है? अब ये जो टीचर है, ओल्ड एज वाली टीचर है, इसको तो हाथ उठाने में, हाथ घुमाने में हो सकता है एक ही थप्पड़ इसको लगे बेचारे को, 1 थप्पड़। तो एक थप्पड़ इसको रिसीव हुआ, एक वेव पास हो गई। और जो बिल्कुल यंग टीचर था, इसकी तो बड़ी फ्रीक्वेंसी और बड़ा इसके अंदर एनर्जी थी, इसने 1 सेकंड में 2 और 2 सेकंड में 4 थप्पड़ रिसीव कर लिए। मेरी बात समझ आ गई? मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर बोथ द टीचर्स? इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 0.5। इसकी 2 है, इसकी 0.5। कैसे निकाला आपने? क्योंकि ये 2 Divided by सेकंड 2। में, ये 2 सेकंड में एक थप्पड़ रिसीव कर रहा है, ये 2 सेकंड में 4 थप्पड़ रिसीव कर रहा है। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना रिसीव कर रहा है? 2 सेकंड, तो मतलब 2 थप्पड़। हाँ या ना? और ये समझ लो कि उस बच्चे का जो गाल है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे से वेव पास हो रही है, ठीक है? ये पहली वाले टीचर का है, ठीक, और ये दूसरे टीचर, सेकंड टीचर, और ये फर्स्ट टीचर। तो फर्स्ट टीचर की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा समझ आएगी। क्यों समझ आएगी? क्योंकि फर्स्ट टीचर ने उसे ज्यादा प्यार दिया है, ज्यादा उसको खुश कर दिया है। और सेकंड टीचर को फिर भी वो इतना याद नहीं करेगा क्योंकि उसने कम प्यार दिया उसको। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ वेव्स जो पास हो रही हो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट क्या है यहाँ पे? गाल। इस गाल पे 1 सेकंड में कितनी वेव मतलब थप्पड़ पास हो रही हैं, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा बच्चों? भूलोगे तो नहीं? इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी कर सकते थे, लेकिन अभी ऑफलाइन मोड नहीं है, ऑनलाइन मोड है। तो अभी के लिए इसको थ्योरेटिकली आप समझो। ओके बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सिंबल जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू, कर्सिव राइटिंग वाला वी, इसको न्यू कहते हैं, न्यू, ठीक है ना? और न्यू जो होता है ना, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। न्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम होता है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड माइनस 1 होती है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आगे से फ्रीक्वेंसी की एक यूनिट और भी होती है, इसको हर्ट्ज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी पता हो और टाइम पीरियड निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, टाइम पीरियड पता हो तो फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो भी आप निकाल सकते हो। इन दोनों चीजों से मिलकर एक फॉर्मूला बनता है और उस फॉर्मूले को बहुत 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 इंपॉर्टेंस दी गई है, और वो फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। यानी कि जब मुझे फ्रीक्वेंसी पता हो और जो वेवलेंथ पता हो लाइट का, तो उन दोनों के प्रोडक्ट से ही क्या बनती है? स्पीड ऑफ लाइट। यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों के प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट। तो C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा में C की वैल्यू तो फिक्स है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
क्वेश्चन में या तो ये गिवन होगा, ये अननोन होगा, या फिर ये अननोन होगा, ये गिवन होगा। क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इस पर बेस? जल्दी बोलिए। यस सर। यस भैया। सभी लोगों को आज की क्लास समझ आ गई बच्चों? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. I'll be sharing the notes of this chapter soon in the WhatsApp group. उससे पहले आप लोगों से मेरी एक humble